ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को मोहम्मद अदीब साहब से आगे बढ़ाते हैं। सर, एक चीज़ जो मेरे जहन में आते हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो हमने यही सवाल उनसे भी किया कि हम क्यों यहाँ चुप हैं, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो व्यापारिक हित है और जो राजनीतिक हित वो अलाउ नहीं करता है, और हमारा सबसे पहला काम होता है कि अपने हितों की रक्षा करना। तो ये किस तरह का हित है? इनका हित अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ सिर्फ इतना है कि हम उनसे असलहा खरीदते हैं, इसके अलावा कोई हित नहीं है। हमारा पेट्रोल वेस्ट एशिया के अरब कंट्रीज से आता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारे लोगों की नौकरियां, हमारे यहाँ पेट्रोल डॉलर की इनकम पूरे वेस्ट एशिया से आती है। और जहाँ तक इसराइल का सवाल है, सिवाय फौजी सामान के हमारे से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक पैसे का सामान हमारा उनके यहाँ नहीं जाता, हमारा सामान वेस्ट एशिया में जाता है, उनका डॉलर हमारे पास आता है। ये बिल्कुल झूठी बात ये लोग कर रहे हैं। अगर कहीं वेस्ट एशिया से हमारा नाता टूट गया तो आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े होंगे। ये मुल्क तबाह हो जाएगा। जैसा शरद यादव जी ने उस दिन पार्लियामेंट में कहा कि ये लोग इतने जाहिल लोग हैं कि देश को तबाह करने पर लग गए हैं। ये सिग्नल वर्ल्ड में चला गया है। और हमारा एक जो IO इनका है, इस्लामिक और कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, उसमें ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब हिंदुस्तान हमारा वो साथी नहीं रहा। आप देखिए किसके साथ कर रहे हैं हम। जैसा मैंने आपसे कहा, जब बांग्लादेश टूटा था तो इंदिरा गांधी ने यासिर अरफात को अपना दूत बनाया था, जिसने दुनिया के सारे मुसलमान मुल्कों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा था। और वही यासिर अरफात जब इसराइलियों ने उसको घेर लिया और 6 महीने तक वो धीरे धीरे करके जहर दे दे के मारते गए, हमारे मुल्क ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। सद्दाम हुसैन जो हिंदुस्तान का सबसे करीबी दोस्त था, रमेश भंडारी साहब ने अपनी किताब में वो वाक़या लिखा, मैं आपसे बयान कर दूं। उन्होंने लिखा कि वो एम्बेसडर थे इराक़ में जब हमारी 72-71 की लड़ाई हुई पाकिस्तान से। हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज, पेट्रोल नहीं था। इंदिरा जी ने रमेश भंडारी से कहा कि सद्दाम हुसैन से जाके कहो कि हमको 1 महीने के लिए पेट्रोल क्रेडिट पे दे दें, क्योंकि ये कैश कमोडिटी है, कैश पे मिलता है। सद्दाम हुसैन ने पूछा रमेश भंडारी से 1 महीने का खर्चा कितना है, बताया कि इतना खर्च होगा। उसी समय सद्दाम हुसैन ने कहा कि पूरे 1 महीने का पेट्रोल एक भाई की तरफ से बहन को गिफ्ट दिया जा रहा है। ये रमेश भंडारी ने अपनी किताब में लिखा है कि वो एम्बेसडर थे, ऐसे दोस्त थे वो। और जब सद्दाम हुसैन पे अमेरिका ने अटैक करा और उसका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ चानिकापुरी के सड़कों पर घूमता रहा, उसको हिंदुस्तान ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। अरब वर्ल्ड और दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया है। मैंने जैसे आपसे कहा कि पहले हम कुछ नहीं थे तो हम दुनिया के लीडर थे, आज हम सब कुछ हैं तो सिर्फ इसराइल और अमेरिका के गुलाम हैं। फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई कॉन्सेप्ट इस सरकार को नहीं है। ये सरकार दुनिया से हमको अलग थलग करके अब सिर्फ भूटान और नेपाल तक महदूद रखेगी और कहीं हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे, वहाँ भी काफ़ी देशों के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि सब लोगों को आतंकवाद हमारी पहली समस्या है, उस मामले पे हम लोग किसी से हाथ नहीं मिला सकते हैं और हमको मिल के उसका सामना करना पड़ेगा और कंडेम करना पड़ेगा। तो एक इजराइल जिस हिसाब से आतंकवाद, वहाँ का रेजोल्यूशन जो है, देखिए यही तो मैं कहता हूँ कि इस सरकार के 2 मुँह हैं। वहाँ 5 कंट्री जिसमें चाइना और रशिया और ब्राज़ील और दूसरे मुल्क थे ब्रिक में, जो रेजोल्यूशन पास किया है, वो रेजोल्यूशन अगर देखिए तो बड़ा सख्त रेजोल्यूशन है। वो रेजोल्यूशन ये कहता है कि सिर्फ लड़ाई बंद करने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ये ज़मीन छोड़ो, ये फ़िलिस्तीन की ज़मीन है। उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर दस्तखत करते हैं क्योंकि वहाँ वर्ल्ड प्रेशर है, वहाँ साइन करते हैं। और उसी सरकार में, उसी पार्लियामेंट में सरकार बहस करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि सरकार यहाँ ये इंप्रेशन देना चाहती है क्योंकि RSS सबसे करीबी दोस्त है इसराइल की। RSS की कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होने दे रहे हैं, जबकि ये समझना चाहिए उनको, कितनी अफसोस की बात है
कि पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर ये कहता है कि मैं 30 साल से पार्लियामेंट में हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब कोई बहस चेयरमैन लगाए और मिनिस्टर आने से इनकार कर दे। यानी अब सरकार जो है वो पार्लियामेंट चलाएगी, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। लेकिन इस डिबेट में ये साबित हो गया कि सरकार आज की जो है वो पार्लियामेंट अपने हिसाब से चलाना चाहती है, जबकि पार्लियामेंट के हिसाब से सरकार चलती है। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब देना पड़ता है और मिनिस्टर को भी देना पड़ता है। यहाँ मिनिस्टर ये कह रहा है कि आप कोई भी डेट लगा लो, हम बहस नहीं करेंगे। तो जो काम गुजरात में हो रहा था कि असेंबली की कोई हैसियत नहीं रह गई थी, उसकी पहली स्टेप इस पार्लियामेंट में भी हमने परसों पार्लियामेंट में देख ली, जिस वक्त स्पीकर को ये कहना पड़ा कि हम बेचैन हैं, मजबूर हैं, हम नहीं बोल सकते इसलिए कि मिनिस्टर हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आप बताइए कि पार्लियामेंट कहाँ चला गया है। हमने उस फ्रंट पे तो जो लड़ रहे हैं, इस फ्रंट पे भी बात क्लियर हो गई है। तो अदीब साहब, क्या हम अपनी विदेश नीति को धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं? क्या आप क्या धीरे धीरे देखिए, विदेश नीति एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर रहती है, जिसमें ब्रेक नहीं होता। एक विदेश नीति एक ऐसी पॉलिसी होती है जो सरकार आए। हमारी एक उसूल है, हम नॉन अलाइन कंट्रीज़ के लीडर हैं। हमने शुरू से, जिस दिन से हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई, उस दिन से जो हमने खाका बनाया, उसमें कहा कि हम लोग जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होगी हम उसके साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे कोई म्यांमार हो, चाहे फिजी हो, हम उसके साथ नहीं हैं। आपको याद है बांग्लादेश में ज़्यादती की जा रही थी, जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हमने उनकी मदद की थी। फ़िलिस्तीन में जब आज़ाब आ रहा था, हमने सबसे पहले सन 74 में इस PLO को रिकग्नाइज़ किया था। हमने अपना मिशन वहाँ बनाया था, हमने फंड उनको दिए थे। दुनिया को ये सिग्नल दे दिया था कि हम जो लोग मजलूम हैं, नाइंसाफ़ी जिनके साथ हो रही है, हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। लेकिन आज की सरकार ने इतनी तेज़ी से राउंड अबाउट किया है, अब उसको दुनिया की परवाह नहीं है। जो कुछ वाइट हाउस से कहा जाएगा या जो कुछ तेल अवीव से कहा जाएगा, उसको माना जाएगा। अब तेल अवीव की तरफ जाने की सिर्फ एक वजह है कि ये सरकार जो RSS के इशारे पे चलती है, उसको इसराइल बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कि उसके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं यह है कि इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों को मार के रखा है और हम भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को मार के और दाब के रखेंगे। ये वो साइकी है जिसने हमारी फॉरेन नीति को तबाह करके रख दिया। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, यह हकीकत है। जबकि हिंदुस्तान ने वहाँ अपनी लाइब्रेरी खोली। आप सोचिए कि रमल्ला में गांधी के नाम से और नेहरू के नाम से लाइब्रेरी खोली गई, साइंटिफिक सेंटर खोले गए, हिंदुस्तान के पैसे से खोले गए। मनमोहन सिंह ने 10 मिलियन रुपया दिया, जिसके ऊपर वहाँ अस्पताल बने, स्कूल बने, स्कॉलरशिप्स लगे, CSIR ने स्कॉलरशिप दिए। यही चीज़ अदीब साहब, यही चीज़ को मैं और समझना चाह रहा था कि जब वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, श्रीमती गांधी का दौर तो था जो आप बता रहे हैं, तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, फिर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री। उस समय की विदेश नीति और अभी जो स्टैंड है, क्या उसमें आपको फर्क दिख रहा है? वाजपेयी जी के ज़माने में कोई रीति फर्क नहीं आया। 2003 में भी UN में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें हिंदुस्तान ने इनिशिएटिव लिया था कि वो जगह खाली की जाए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2007 में जो हुआ उसमें मनमोहन सिंह थे। लेकिन वाजपेयी जी रहे हों, मनमोहन सिंह जी रहे हों, ये साथ बराबर देते रहे। लेकिन इनका वो स्ट्रेचर नहीं डेवलप हो पाया था जो इंदिरा जी का हो गया था। इंदिरा जी का स्ट्रेचर ये था कि सारा अरब वर्ल्ड और सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंदिरा जी को अपना लीडर और कायद मानते थे। वो तो हमने खो दिया। लेकिन हम कम से कम इसके लिए तो हमेशा मशहूर रहे कि हिंदुस्तान जस्ट काज के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदुस्तान एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा सामने खड़ा होता है। आज होना तो ये चाहिए था कि दोनों सदनों के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन जाना चाहिए था। जिस तरह से इराक के ऊपर बम फेंका गया था, दोनों सदनों में
दोनों सदनों में रेजोल्यूशन पास हुआ था। अटल जी की सरकार थी, किसी और की नहीं थी, वो भी बीजेपी की सरकार थी। लेकिन वो बीजेपी की सरकार और ये मोदी की सरकार में फ़र्क है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। इसको फॉरेन पॉलिसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें नहीं मालूम कि हम दुनिया में कहाँ अकेले रह गए हैं, लेकिन अगर ये इसी तरह का स्टैंड रहा और अगर ऐसे ही थर्ड वेस्ट एशिया के लोग कहीं यूनाइट हो गए और हमको अपनी लिस्ट से निकाल दिया, आज तो हम अपनी लिस्ट पे पूरे वेस्ट एशिया में हिंदुस्तान सबका दोस्त है, लेकिन अगर उसकी समझ में ये आ गया कि हिंदुस्तान इसराइल का दोस्त है, तो आप सोचिए कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी। इसको सोच के डर लगता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और काफ़ी बातचीत आपने संतोषप्रद और लाभप्रद बातचीत की। अब हम देखना चाहेंगे कि आगे सरकार का क्या रुख होता है। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अदीब साहब, जो कई विदेश नीतियों के गवाह रहे हैं, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे श्रीमती गांधी की सरकार हो। अब आगे देखना होगा कि सरकार की विदेश नीति में क्या कोई फर्क आता है या उसे ही कंटिन्यू करती है। आज इस बातचीत में बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ और नए बातचीत, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।